नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, साइंस की जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज भाग 3 में हम फिर से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो भाग 1 और भाग 2 हमने अपलोड किए हैं, उनमें हमने 50-50 करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपके विज्ञान से बन सकते हैं। आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे बेहतरीन 50 साइंस के प्रश्नों को और यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। यह जो आपका वीडियो है लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह जो विज्ञान की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विज्ञान के अलावा हम ज्योग्राफी की भी सीरीज को शुरू किए हुए हैं, उसमें लगभग 3 से 4 वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटी की भी सीरीज हमने शुरू की हुई है। पॉलिटी के सीरीज में हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के। तो अगर आपको जीएस की पूरी तैयारी करनी है तो आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चला रहा हूँ। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कार की बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कार की जो बैटरियां होती हैं उनमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो इस्तेमाल है वह कार की बैटरियों में होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो भोपाल गैस त्रासदी आपकी हुई थी दिसंबर 1984 में, और मध्यरात्रि मतलब 2 से 3 दिसंबर के मध्य जो है आपका यह कांड हुआ था भोपाल गैस वाला 1984 में। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? गैस का रिसाव भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसी का रिसाव हुआ था इस भोपाल गैस त्रासदी में। तो डेट भी आपको याद रखनी है और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोनों आपको याद रखना है। दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अम्ल वलसा में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? जो आपकी एसिड रेन होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की, यानी कि इसमें से 2 आपको मिलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो अम्ल वर्षा में होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से जो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का जो उपयोग है दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या परिवर्तन होगा? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जितना तापमान इंक्रीज करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ही जो ह्यूमिडिटी को ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जितना तापमान बढ़ेगा उतनी ही ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वह भी बढ़ती जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल हम किसे कहते हैं? तो हिग्स बोसान को जो है हम गॉड पार्टिकल से नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। बेहतरीन प्रश्न ये सभी है दोस्तों साइंस के, इनको कम से कम आप याद रखते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में जीएस के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 25 प्रश्नों में से 5 से 6 प्रश्न आपको साइंस से रहेंगे। तो साइंस की संपूर्ण तैयारी हम यहाँ पे करवा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। अभी तक हमने जो है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर दिया साइंस के, और आज अगर यह वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने टोटल 150 सबसे बेहतरीन प्रश्न हो जाएंगे साइंस के। तो कम से कम इस सीरीज को तो आप फॉलो करते रहिएगा। इससे जो आपका क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन आंसर है वो तैयार होता जाएगा साइंस का। तो कम से कम इस सीरीज को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सर एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन सी तरंगे, आपको उन तरंगों का नाम बताना जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि आपको ऐसी तरंगों का नाम बताना है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में कौन सी तरंगे संचरण नहीं करती हैं? तो आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह निर्वात में यानी कि
शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे आप याद है कि किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि तरंगों को चलने के लिए। ये जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं ये शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जैसे एक्सरे, गामा रेज, ये सभी आपकी अल्ट्रा वायलेट हो गई, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें आपकी होती हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वे निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर दे रहा हूँ, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वे निर्वात में यानी कि शून्य में संचरण कर सकती हैं, लेकिन आपकी जो ध्वनि तरंगें होती हैं वे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी तरंग दैर्ध्य है वेवलेंथ वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और विद्युत विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? तो वोल्ट है, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो माइक्रोफोन है, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो माइक्रोफोन होता है। जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो आपकी जल की बूंदें होती हैं वह गोलाकार दिखाई पड़ते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको उस न्यूनतम वेग को बताना है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। तो उस न्यूनतम वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। तो आप इसे याद रखिएगा, पलायन वेग। अगला प्रश्न है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये शून्य में भी संचरण कर सकती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तथा इनका एग्जाम्पल क्या क्या है? एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई, अल्ट्रा वायलेट, ये सभी आपकी रेडियो वेव से आपकी क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वह तापक्रम जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है, तो -40 डिग्री पर आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक होता है एक समान होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत तक होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हो गया, टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गई, वाहनों के हेडलाइट में जो है किसका उपयोग होता है? तो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, आपका जो अवतल दर्पण होता है, उसका जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में होता है, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट जो होती है खोज बत्ती उसमें होता है, और वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी आपका अवतल दर्पण ही इस्तेमाल होता है। परम शून्य ताप किसको हम कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। परम शून्य ताप होता क्या है? तो एक ऐसा तापमान, एक ऐसा मिनिमम तापमान जिसके नीचे तापमान की संभावना नहीं की जा सकती है, उसी को हम कहते हैं परम शून्य ताप, यानी कि इसके नीचे ताप जो है नहीं जा सकता। तो परम शून्य ताप आपका होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं परमाणु संख्या। इसे आप याद रखिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु संख्या। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम कहते हैं क्षारक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो इस्तेमाल है वह कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतदान के समय उंगली पर निशान लगाने में प्रयुक्त स्याही कौन सी होती है? तो जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो वोटिंग करते समय आपके उंगली पर जो स्याही का निशान लगाया जाता है उसमें जो प्रयुक्त स्याही होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का अन्य नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो एथिलीन हो गया, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, एथीफोन हो गया, ये सभी जो रसायन है आपके फलों को पकाने में उपयोग किए जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है संधिपाद, जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का जो इस्तेमाल होता है, ये जो प्रतिजैविक होते हैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, तथा इनका जो
और ये जो आपके प्रतिजैविक होते हैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु की जो कोशिका होती है यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है। टमाटर के लाल रंग का लिए उत्तरदायी जो पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो कौन सा होता है? तो लाइकोपीन जो होता है आपका, यह टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक माना जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर का वह आंतरिक भाग जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण करना होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी बड़ी आंत होती है इसमें पाचन की क्रिया तो नहीं होती है, डाइजेशन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका कार्य कुछ जल, खनिज और औषधि का अवशोषण करना है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, बड़ी आंत। तथा डाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है कहाँ पर घटित होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, डाइजेशन यानी कि पाचन की जो अधिकांश अभिक्रिया होती है आपकी छोटी आंत में घटित होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, डाइजेशन की जो अधिकांश प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत में घटित होती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रोकैरियोटिक, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है कौन? तो मीसोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य करता है। तो मीसोसोम आप याद कर लीजिएगा। मानव शरीर के एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको हम क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तथा इस फुफ्फुस धमनी में जो है आपका अशुद्ध रक्त बहता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम कहते हैं स्प्लीन यानी कि प्लीहा को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आरबीसी का जन्म स्थान हम किसे कहते हैं? तो आपका जो आरबीसी का जन्म स्थान है उसको हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अब ध्यान से याद कर लीजिएगा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को जो हम आरबीसी का जन्म स्थान कहते हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब मानव की चेतना तथा तर्क एवं बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेरेब्रम कहते हैं, यह मानव की चेतना, तर्क एवं बुद्धि का केंद्र माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है यह इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संदेश यानी कि सिग्नल देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो आपका जो टीवी का रिमोट होता है उसमें इस्तेमाल आपका होता है अवरक्त विकिरण। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अवरक्त विकिरण का जो इस्तेमाल होता है वह टीवी के रिमोट में किया जाता है। किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? तो ईईजी जो परीक्षण आपका होता है वह मस्तिष्क के व्याधियों के निदान के लिए किया जाता है। किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में फल बन जाता है? तो आवृत्ति बीजी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों को भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन किस प्रकार की गैस है? तो आर्गन जो है अक्रियाशील यानी कि अक्रिय गैस है। इसी कारण से जो है आर्गन को आपके तापदीप्त प्रकाश बल्बों में भरा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अक्रिय गैस है आपकी ऑर्गन। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो इनसैट 2A जो था आपका, यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय उपग्रह था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वह देश जिसने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? तो रसिया ऐसा करने वाला पहला देश है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका पहला समर्पित मिशन कौन सा है? तो हाल ही में 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था अमेजोनिया 1। तो अमेजोनिया 1 और किसका पहला समर्पित मिशन था? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। तथा आपका जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। के सिवान इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 ईस्वी में। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था? तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत का प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था आर्यभट्ट। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं। और भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो भास्कर 1 जो था यह भारत में निर्मित प्रथम
प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह था, तो भास्कर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को आपका चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इसरो का वर्क हॉर्स के नाम से हम किसे जानते हैं? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ध्रुवी उपग्रह प्रमोशन वाहन। प्रमोचन यहाँ पे होगा, प्रमोचन वाहन होगा, तो इसी को जो है हम इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। इंडिया के न्यू नासा होगा यहाँ पे, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, तो नासा का न्यू होराइजन्स मिशन का उद्देश्य क्या है? प्लूटो तथा क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, नासा का जो न्यू होराइजन मिशन है इसका उद्देश्य है प्लूटो तथा क्यूपर बेल्ट का अध्ययन करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच। तो 1851 में इसको शुरू किया गया था। तो प्रश्न आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह हमारा विज्ञान का तीसरा वीडियो था। इसमें हमने फिर से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।